हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। मेडुल हिस्ट्री का जो पार्ट हम पढ़ रहे थे उसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर ली। उसका जो बेसिक था, जहाँ से मेडुल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, मध्यकालीन भारत, उसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। पूरा दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए हैं, इसमें है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश। लोधी वंश की अगर हम बात करें तो उसका बहलोल लोधी जो संस्थापक था, उसके बाद इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों पराजित होने के बाद फिर स्टार्ट होता है मुग़ल काल। इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक बात हम कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसको कंसीडर किया जाता है। मुग़ल काल की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें मुग़ल काल के, तो इसमें मुग़ल काल हमारा बी मतलब बाबर, एच मतलब हुमायूं, ठीक है, याद रहेंगे, ये नाम तो सुने हुए ही है ना, इतनी बड़ी बात इसमें है नहीं कि हाँ याद नहीं रहेंगे। बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और वो औरंगजेब लास्ट में, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम और वो है बहादुर शाह द्वितीय लास्ट में, ठीक है। तो जो मुग़ल काल की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट काल रहा है वो मुग़ल काल बाबर से लेके औरंगजेब तक, जो कि एक फोर्सफुली साम्राज्य रहा है, जो कि एक ताकतवर साम्राज्य रहा। उसके बाद डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। हर एक साम्राज्य का एक स्टार्टिंग होती है, फिर वो अपने पीक पे होता है और फिर वापस ख़त्म वाली तरफ चला जाता है ना। तो ये हर एक साम्राज्य का ही ऐसा होता है, ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए रहा हो, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है शासक जो उसको डिक्लिनेशन के लिए ले आता है, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बेल आइकन भी प्रेस करना। स्टार्ट करते हैं हमारे पास मुग़ल काल के बारे में। तो ये मुग़ल काल बाबर से होता है औरंगजेब तक मुग़ल काल, और उसके बाद उसको उत्तर मुग़ल में रख दिया जाता है 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है और वो इतना योग्य शासक नहीं होता, डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति, दिल्ली का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना के उसको रंगून भेज दिया गया और वहीं पे उसको 1862 में मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह द्वितीय की अगर हम बात कर रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं हम इसको। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा दिया, ठीक है, इब्राहिम लोधी को। प्रथम युद्ध में हारने के बाद मुग़ल काल की स्थापना हो गई, मुग़ल काल शुरू हो जाता है बाबर का, ठीक है। तो 1530 में फिर मृत्यु हो जाती है बाबर की। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है, ठीक है। बाबर की अगर हम बात करें तो ये आया था फरगना से, ठीक है, फरगना पश्चिमी एशिया की तरफ से अगर हम बात करें तो फरगना से ये आया हुआ था, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम करें तो बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराने के बाद मुग़ल काल की स्थापना करता। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा, बस इतना है कि हाँ 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। ये बात हमने पिछली वीडियो में भी कर ली और मुग़ल काल शुरू हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं की अगर हम बात करें तो 1530 से 1540 तक हुमायूं का शासन रहा। इस दौरान उसके भाइयों ने भी विद्रोह किए और उनको सब आपस में उन्होंने अपना लड़ाई झगड़े करके निपटा लिया। एक भाई उसका अपना काबुल वाले एरिया में तैनात ही रहा उसका, तो बाकी के भाई आपस में इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे और ये सब इनका अपना घर का मसला चलता रहा। ऐसा कोई इस इतिहास के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1530 से 1540 तक इसका रहा शासन। उसके बाद बीच में घुस जाता है शेरशाह सूरी, ठीक है, इधर की तरफ गुजरात का शासक, इधर की तरफ बिहार। शेरशाह सूरी बिहार का शासक था उस टाइम, है ना, बिहार उसके उसमें था और उसको दिल्ली चाहिए थी, है ना। तो वो उधर की तरफ से गंगा के किनारे में फिर एक युद्ध होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बिहार वाले एरिया में जो है शेरशाह सूरी, ठीक है। गुजरात वाले एरिया में एक और शासक जो मुस्लिम शासक था, ठीक है, वो उधर की तरफ शासन कर रहा था, ठीक है। तो वो अब क्या होता है ना, बीच में 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी बीच में आ जाता है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से युद्ध लड़े, 2 चौसा का युद्ध 1539 में। देखना जरा ध्यान से ये बात, हुमायूं का शासन कब से कब तक रहा, 1530 से 1540 और फिर उसके बाद 1555 से 56 तक 1 साल, ठीक है। वो क्या है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 1530 से 1540 अपना शासन चला रहा था, बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है, उसने सूर्यवंश की स्थापना कर दी, सूर्यवंश की स्थापना कर दी। 40 से 55 तक चला, यानी कि 15 साल तक, ये बात समझ आ रही होगी। 15 वर्ष तक जो है सूर्यवंश चला। युद्ध कौन कौन से लड़े, उसने क्वेश्चन पूछा जाएगा, हुमायूं से कौन से 2 युद्धों के द्वारा या कौन से युद्ध के द्वारा
शेरशाह सूरी ने साम्राज्य छीन लिया। तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। ऐसे ये डायरेक्ट फैक्ट ही पूछे जाएंगे, है ना। तो इस तो फैक्ट है, इसमें तो ऐसा कुछ समझने का नहीं है। 1539 में चौसा का युद्ध, उसके बाद 1 साल बाद 40 में कन्नौज का युद्ध। तो ये चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, ठीक है। उसके बाद फिर एक और युद्ध होता है 1540 में, कन्नौज का युद्ध। गंगा नदी के किनारे पे था, बिलग्राम में, गंगा नदी के किनारे, तो इसलिए गंगा का युद्ध भी बोला जाता है उसको, बिलग्राम का भी युद्ध बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में इस नाम से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी ने इन 2 युद्धों के द्वारा दिल्ली का शासन हड़प लिया या छीन लिया। किससे? हुमायूं से। अब क्या होता है, हुमायूं जब हारेगा तो फिर वो कहीं तो जाएगा ही, है ना। तो वो भागा इधर की तरफ राजस्थान से होते हुए, और उसे कहाँ जाना था, सिंध जाना था, उसे फारस जाना था, जहाँ से उसकी बेगम हमीदा बानो बेगम, जहाँ से उसकी पत्नी थी, वहाँ जाना था, ठीक है। और अमरकोट के वहाँ पे जाके वो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, और वो वहीं पे जाके उसका 15 अक्टूबर 1942 को अकबर का जन्म भी वहीं पे जाके होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। अब जब हम अकबर पढ़ेंगे तो तब पढ़ लेंगे जाके। फिलहाल अभी इतनी बात पढ़ रहे हैं। चौसा 1539 में और दूसरा 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसको गंगा या बिलग्राम का युद्ध, इन 2 युद्धों के द्वारा, ठीक है। बाकी इस दौरान क्या हुआ, हुमायूं कहाँ गया, चमड़े के सिक्के भी और चलाए। हाँ, इसके बारे में भी और बात करते हैं। चमड़े के सिक्के चलाए भैया उसने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया एग्जाम में कि चमड़े के सिक्के किसने चलाए। तो ये भी देखो मैंने हुमायूं वाले तीर पे लिख दिया, चमड़े के सिक्के किसने चलाए, हुमायूं ने चलाए थे। ये बात भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। अभी शेरशाह सूरी के बारे में भी और डिटेल से पढ़ेंगे। इनके बारे में बस मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना हमने। बाबर पढ़ना, हुमायूं, और हुमायूं के शासन के बीच में एक और वंश आया था शेरशाह सूरी वंश, उसको पढ़ेंगे थोड़ी सी बात उसके बारे में। फिर से फिर अकबर पे पहुँचेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और उसके बाद फिर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। ये तो सब इतने बड़े बात इनके साथ हुई नहीं है, तो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद इनके साहित्य क्या रहे, लिटरेचर क्या रहे, इन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी या अपनी जीवनी लिखवाई या लिखी खुद ही अपने आप ही, है ना। तो इनके बारे में ये लिटरेचर के बाद आर्किटेक्चर उनका क्या था, किसने क्या क्या बनवाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। आज का ताजमहल अगर हम बात करें तो लाल किला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हुए, उस टाइम के निर्माण हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इनके किस तरह के युद्ध हुए, उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या रहा, इनके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। बाकी जो डिटेल बचेगी लास्ट में जाके उनको थोड़ा थोड़ा सा और देख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा है चौसा का युद्ध एक, और दूसरा वाला युद्ध अगर हम बात करें तो कन्नौज का युद्ध, जिसको गंगा या बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। ये युद्ध 1539 और 40 में और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुगल वंश के बीच में सूरी वंश घुस जाता है आके। उसके बाद 15 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, और इसका आदिल शाह सूरी और इसका अंतिम शासक रहा, और उसका जो सेनापति था हेमू, उनके द्वारा अकबर और उनके बीच में फिर एक युद्ध होता है, वो अभी हम बाद में बात करेंगे जाके। 1540 से 55 तक चला। 1555 से 56 फिर से देखो जरा, 30 से 40 10 वर्ष ये रहा, और 1555 में उसने 2 युद्ध लड़े, मच्छीवाड़ा और सिरहिंद के युद्ध। ये क्वेश्चन है। वापस अपने शासन वापस ले लिया हुमायूं ने, अपना जो शासन है वो वापस कौन से 2 युद्धों के द्वारा या कौन से युद्ध के द्वारा, मच्छीवाड़ा या सिरहिंद के, ये हो गया हमारा इसका आंसर। 1555 में दोनों ये युद्ध लड़े गए, मच्छीवाड़ा और सिरहिंद के युद्ध के द्वारा हुमायूं ने, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इतनी बड़ी बात यहाँ नहीं है। उसके बाद 1555 से वो 56 तक शासन करेगा हुमायूं, और फिर देखो वो दीनपनाह नगर में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने दीनपनाह नगर बसाया था, वहीं पे ही सीढ़ियों से गिर के, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद फिर हेमू गद्दी पर बैठ जाता है, उसको हत्या लेता गद्दी को, और फिर अकबर, या फिर कह सकते हो अकबर का बैरम खान जो सेनापति था, उन दोनों के बीच में, हेमू के बीच में युद्ध होता है, और उसमें हेमू मारा जाता है। तो वापस फिर अकबर के पास शासन आ जाता है। अकबर के बाद फिर जहांगीर, अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में फिर जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद फिर इसका पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब के बाद 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन चलेगा। ये बात हम देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले था बाबर, सबसे पहला ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बीच में 15 साल के लिए आया आता है। 39 और 40 2 युद्ध होते हैं, चौसा और बिलग्राम के, और वो आया था शेरशाह सूरी यानी कि सूरी वंश। फिर 55 में 2 युद्ध होते हैं, हुमायूं वापस ले लेता है अपना, ये मच्छीवाड़ा और सिरहिंद के 2 युद्ध होते हैं, वापस अपना ले लेता। 55 से 56 तक 1 साल फिर शासन करता है, और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका पुत्र जो है 13 वर्ष 6-7 महीने की आयु में, या 14 वर्ष भी कह सकते हो, कि आयु में फिर उसका राज्याभिषेक होता है। अकबर के बाद फिर उसका पुत्र
जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब, औरंगजेब के साथ बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद बात करते हैं। अभी कभी कभी कब्र के बारे में पूछ लेता है, तो ये बात भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मिला था कि इसकी कब्र कहाँ है, तो मैंने फिर सभी शासकों की, जो इंपॉर्टेंट शासक हुए मुगल वंश की, इनके कब्रों के बारे में भी बात कर ली। और शेरशाह सूरी की कब्र के बारे में पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सब लिखा हुआ था, तो फिर मैंने इसको एक ही चार्ट में बना के ख़त्म किया। देखो ये है कब्र कहाँ है और मृत्यु कहाँ हुई, ये इसका मतलब है। कब्र कहाँ है इनकी और मृत्यु कहाँ हुई है, तो बाबर की मृत्यु हुई आगरा में और कब्र कहाँ है, काबुल में। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, तो मृत्यु हुई थी आगरा में और काबुल में इसकी कब्र है। इसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं ने एक नगर बसाया था, दीनपनाह नगर, दिल्ली, जो कि दिल्ली में ही है, कह सकते हैं उसको दीनपनाह नगर, उसने अपना अलग ही बसाया था। वहीं पे लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वहीं पे दिल्ली में ही उसके हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही बना हुआ है, कब्र दिल्ली में ही बनी हुई है। दीनपनाह नगर जो उसने बसाया था, वहाँ पे लाइब्रेरी। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के। ठीक है, उसने जो लाइब्रेरी बनाई थी अपनी, दीनपनाह नगर में हुई थी और कब्र है इसकी दिल्ली में। अकबर की अगर हम बात करें तो सिकंदरा, उसने एक आगरा के पास में एक जगह है, एक शहर बसाया था सिकंदरा, वहीं पर मृत्यु हुई और वहीं पर उसकी कब्र है। अकबर के बाद अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर की कब्र लाहौर में है और उसकी मृत्यु हुई कश्मीर के राजौरी, कश्मीरी राजौरी के पास, कश्मीर के राजौरी के पास उसकी मृत्यु हुई है। और जो इसकी कब्र है वो लाहौर में। इसकी पत्नी नूर जहां की कब्र भी वहीं है लाहौर में। इसकी पत्नी ने लाहौर में इसको दफन करवाया था और वहीं पर उसकी कब्र बना दी। तो लाहौर में है जहांगीर की अगर हम बात करें। उसके बाद शाहजहां की, तो वो तो वर्ल्ड फेमस ही है ना, आगरा के ताजमहल में दोनों, मुमताज महल और वो, तो उसका तो कुछ मतलब है बनता नहीं। औरंगजेब की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद, औरंगजेब के नाम से पता लग रहा है औरंगाबाद, और वहीं पे दौलताबाद, दोनों एक ही नाम है, औरंगाबाद बोलो या दौलताबाद एक ही बात है। तो दौलताबाद या औरंगाबाद एक ही उसके शहर के नाम है। तो इसकी अगर हम बात करें तो औरंगजेब की वहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये देख लेना जरा। बाबर की अगर हम बात करें तो काबुल में है और मृत्यु कहाँ हुई थी उसकी, आगरा में। हुमायूं की बात करें तो दिल्ली में उसकी कब्र है और दीनपनाह नगर में उसकी मृत्यु होती है। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर, सिकंदरा, उसने एक अलग शहर बसाया था, वहीं पे उसकी मृत्यु हुई, वहीं पे उसको दफन कर दिया गया। उसके बाद आता है उसका पुत्र जहांगीर। जहांगीर की अगर हम बात करें तो लाहौर में उसकी कब्र है। ठीक है, और कश्मीर के राजौरी के पास उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी पत्नी नूर जहां की भी, जहांगीर की जो पत्नी हुई थी, उसकी कब्र भी वही है। उसके बाद अगर हम बात करें शाहजहां की तो फिर आगरा का किला है, आगरा का ताजमहल, और औरंगजेब की बात करें तो औरंगाबाद या दौलताबाद। बीच में एक और जो घुस जाता है शेरशाह सूरी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो सूरवंश का संस्थापक हुआ और वो था बिहार का, उसकी जो राजधानी भी वही थी सासाराम बिहार में, तो वहीं पर उसकी कब्र थी। खत्म हो गई बात इतनी। तो वो जो बिहार का शासक था यानी कि शेरशाह सूरी, सासाराम उसकी राजधानी थी, वहीं पर उसकी कब्र है। एक और बात क्या पूछ ली जाती है, इसकी कब्र, कौन से शासक की कब्र झील के अंदर निर्मित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उसका आंसर चला जाएगा शेरशाह सूरी। और क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया, कौन से शासक की कब्र जो है वो हिंदू मुस्लिम कल्चर के का समन्वय है या मिला जुला है, हिंदू मुस्लिम का कल्चर उसमें मिला जुला है, तो इसका आंसर भी शेरशाह सूरी। 3 बातें हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, उस 4-5 बातें देख लेते हैं। चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध द्वारा हुमायूं को हरा के उसने सूरवंश की स्थापना कर दी। 15 वर्ष के बाद 15 वर्ष तक रहा। 55 में वापस हुमायूं ने अपना 2 मच्छीवाड़ा और सिरंद के युद्ध द्वारा ले लिया। 15 साल तक उन्होंने शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पहुँचा ली थी, दिल्ली से पहुँचा ली सासाराम, जो कि बिहार में, और वहीं पे उसकी कब्र है, वहीं पर उसकी मृत्यु हुई 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उसकी कब्र सासाराम बिहार में। एक और बात इसके बारे में क्या है, झील के अंदर निर्मित है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और तो तीसरी बात क्या है जो शेरशाह सूरी के बारे में, हिंदू मुस्लिम का जो कल्चर है, इसकी जो कब्र में मिलता है, हिंदू मुस्लिम कल्चर का समन्वय मिलता है। बस इतनी सी बात देखनी थी। तो ये अपने आप में सब एक एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जितनी भी बातें हमने लिखी थी, 2 बड़े इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन तो भैया 2 कई बार ही पूछे गए। चौसा का युद्ध, किस युद्ध
युद्ध के द्वारा हुमायूं से शासन छीना, तो 2 युद्ध, चौसा का और कन्नौज का युद्ध, इसको गंगा का युद्ध या विलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, तो ये बात भी देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। साहित्य के बारे में बात करेंगे, इनके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इन्होंने बनाया, और फिर इनका पॉलिटिकल कैरियर, और फिर छोटी छोटी सी बातें 1-2 वीडियो में फिर इसको ख़त्म करते हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है UPSSC के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से और SSC के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। बाकी IAS PCS के लिए तो आप कहीं और जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।